हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम जेरंड पढ़ेंगे। इसके पहले भी पिछले क्लासेस में भी हमने जेरंड को कवर किया था। आज कुछ चीज़ें और हैं जो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इन्फिनेटिव भी पढ़ाया है, और इसके पहले इन्फिनेटिव और जेरंड के अलावा मैंने पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस भी पढ़ाए हैं। उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में जा करके। तो आज हम देखते हैं जेरंड में जो चीज़ें छूटी हैं उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए, इन वाक्यों को जरा देखिए कि अभी तक हमने देखा कि किस वर्ब के बाद जेरंड लगाना है, किस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगाना है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में किस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगाना है, किस वर्ब के बाद जेरंड लगाना है, किस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव जेरंड दोनों प्रयोग कर सकते हैं, और कब दोनों का, कब इन्फिनेटिव, कब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि मेन वर्ब के बाद जब इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों लिखेंगे या दोनों का कुछ जगहों पे सेम मीनिंग होगा वो भी हमने देखा, कुछ जगहों पे दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा होगा वो भी हमने देखा। तो अब हमको बस ये देखना है कि अब एक स्ट्रक्चर और है कि जब मेन वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट हो, यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, अगर टेंस के अनुसार मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जेरंड, ये वाला स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस जेरंड। अभी तक हमने इस स्ट्रक्चर को देखा था कि मेन वर्ब के तुरंत बाद जेरंड आ रहा था। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद जेरंड आया, उसको देखा हमने। और अब हमको ये देखना है कि मेन वर्ब के बाद से एक ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से फिर आएगा जेरंड। तो उस समय उसका मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, कीप मीन्स होता है रखना। जैसे अगर कहा जाए कि ही कीप ऑन वर्किंग, वह काम करता रहता है। ही कीप्स ऑन वर्किंग, वह काम करता रहता है। जैसे अगर कहा जाए ही कीप्स ऑन वर्किंग, इसका मतलब क्या है? वह काम करता रहता है, मतलब वह काम करना जारी रखता है। आई कीप ऑन वर्किंग, मैं काम करना जारी रखता हूं। अब मैं, वह काम करना जारी रखा, ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह काम करना जारी रखा। तो जारी रखने से मतलब है, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ही केप्ट मी, तो कीप का ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? केप्ट है। तो ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझे इंतजार कराता रहा, वह मुझे इंतजार कराता रहा। तो ही केप्ट मी, वह मुझे इंतजार कराता रहा। ही केप्ट मी, ही केप्ट मी स्टडिंग, वह मुझे मतलब पढ़वाता रहा, यानी कहने का मतलब वो मुझसे पढ़वाता रहा। या फिर कहा जाए कि ही केप्ट मी राइटिंग, यानी कि वह मुझसे लिखवाता रहा। बात तो समझ में आ रही है? वो लिखता नहीं रहा। ही केप्ट मी वेटिंग, वह इंतजार खुद नहीं कर रहा था, वह मुझसे इंतजार करवाता रहा। ठीक है ना? ही केप्ट मी वर्किंग, मतलब वह मुझसे काम करवाता रहा। ठीक है? ही केप्ट मी रीडिंग, वह मुझसे क्या करता रहा? पढ़वाता रहा। ही केप्ट मी राइटिंग, वह मुझसे लिखवाता रहा। समझ में आ रहा है मेरी बात? सुनिएगा, ही केप्ट मी वेटिंग, केप्ट मी, कीप मीन्स रखना है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ही कीप ऑन वर्किंग, वह काम करना जारी रखता है। ही कीप्स ऑन वर्किंग, वह काम करना जारी रखता है, मतलब काम करता रहता है। और उसी तरह आई कीप ऑन वर्किंग, मैं काम करना जारी रखता हूँ। फिर मैं बोलूँ कि ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह काम करना जारी रखा। देखिए, कीप ऑन मतलब जारी रखना, अब केप्ट ऑन उसी का क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म हो गया। तो ही कीप्स ऑन वर्किंग, वह काम करना जारी रखता है, और ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह काम करना जारी रखा। बात तो समझ में आ रही है? उसी तरह से मैंने यहाँ पे कीप के बाद से मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया मी, यानी कि ही केप्ट मी वेटिंग, यानी कि ये वेट कौन करता रहा? मैं। ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझसे इंतजार करवाता रहा, यानी कि ये काम कौन करता रहा? मैं।
यानी कि मैं इंतजार किया। और ये कह रहा है कि सी केप्ट मी वेटिंग, यानी कि वह मुझसे इंतजार करवाता रहा। इंतजार मैं करता रहा और इंतजार करने के लिए फोर्स किसने किया? इसने किया। मुझे इंतजार करने के लिए बाध्य किसने किया? इसने किया। मतलब जब आप किसी को कोई कार्य करने के लिए फोर्स करते हैं, जब किसी को आप कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं, तो कह रहा है कि ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझे क्या किया? बाध्य किया। किस लिए? वेट करने के लिए। तो यानी कि ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझसे इंतजार करवाता रहा। इंतजार कौन करता रहा? मैं। और कौन फोर्स किया मुझे ऐसा करने के लिए? ही। समझ में आ रहा है? ही केप्ट मी वेटिंग, यानी कि यहाँ पे कीप का मतलब किसी को फोर्स कर देना। मुझे फोर्स किया। यहाँ पे कीप का मतलब रखना नहीं, यहाँ पे कीप का मतलब जारी रखना नहीं, मतलब इस तरीके से वह मुझे फोर्स किया। ही केप्ट मी वेटिंग, यानी कि वह मुझसे इंतजार करवाता रहा। और अगर हम बोले ही कीप्स ऑन, जैसे अगर कहा जाए कि सी केप्ट वेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ही केप्ट वेटिंग, यानी कि ये इंतजार करना जारी रखा। ये इंतजार करना जारी रखा, मतलब यह इंतजार करता रहा। वह इंतजार करता रहा। यहाँ पे कौन इंतजार करता रहा? मैं इंतजार करता रहा। और मुझे इंतजार करते रहने के लिए फोर्स किसने किया? बाध्य किसने किया? सी। अंतर इसमें समझ में आ रहा है? ही सी केप्ट वेटिंग, सी केप्ट वेटिंग, या सी केप्ट ऑन भी होता है पास्ट फॉर्म। तो सी केप्ट ऑन वेटिंग, वह इंतजार करती रही। यहाँ केप्ट का भी प्रयोग ऐसे भी होता है, सी केप्ट वेटिंग, वह इंतजार करती रही। तो ये इंतजार कौन करता रहा? ये करती रही। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन इंतजार करता रहा? मैं। तो और मुझे फोर्स किसने किया? इसने किया। समझ में आ रहा है? तो मुझे कंपाउंड किसने किया? बाध्य किसने किया? इसने किया। तो सी केप्ट मी वेटिंग, वह मुझसे इंतजार करवाती रही, वह मुझसे काम करवाती रही, वह मुझसे पढ़वाती रही, वह मुझसे लिखवाती रही। समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे बढ़ जाए। क्यों जी? सी केप्ट ऑन, अच्छा है सी केप्ट वेटिंग, वह इंतजार करती रही। और कहा जाए सी कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन वेटिंग, अगर कहा जाए ये प्रेजेंट टेंस है, कीप्स ऑन वेटिंग, कीप्स ऑन अगर कर देंगे, कीप्स ऑन वेटिंग, सी केप्ट वेटिंग, अच्छा सी केप्ट ऑन वेटिंग, वह इंतजार करती रही। और सी कीप्स ऑन वेटिंग, वह इंतजार करती रहती है, प्रेजेंट टेंस, इंतजार करती रहती है। अब वह इंतजार करती रही। तो उसी तरह से सी कीप्स मी वेटिंग, वह मुझसे इंतजार करवाती रहती है। कीप्स मी वेटिंग, सी कीप्स मी वेटिंग, सी कीप्स मी वेटिंग मतलब वह मुझसे इंतजार करवाती रहती है। और यहाँ पे वह मुझसे इंतजार करवाती रही, वह मुझसे काम करवाती रही, वह मुझसे पढ़वाती रही, वह मुझसे लिखवाती रही। समझ में आ रहा है? यानी कि उसने मुझे काम करने के लिए विवश किया, फोर्स किया। उसने मुझे पढ़ने के लिए विवश किया, मतलब पढ़ते रहने के लिए विवश किया, लिखते रहने के लिए विवश किया, इंतजार करते रहने के लिए विवश किया। समझ में आया? आगे बढ़े। जरा दूसरे को देखिए। आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका। स्टॉप का प्रयोग पहले भी देखे हैं, जेरन का प्रयोग स्टॉप के पहले भी देखे हैं। जैसे ही स्टॉप्ड, जैसे देखिएगा आई स्टॉप्ड, जरा इसको समझिए। आई स्टॉप्ड वॉचिंग मूवी, इसका मतलब क्या है? पहले इनको मिटा दें।
जरा इसको देखिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने पहले पढ़ा है क्या? आई स्टॉप वॉचिंग मूवीज, मैंने क्या बंद कर दिया, क्या रोक दिया? आई स्टॉप वॉचिंग मूवीज, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। मैंने क्या बंद किया? मूवी देखना बंद कर दिया, है ना? मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। मैं यानी मैं पहले देख रहा था, बंद कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉप देखे तुरंत बाद आया ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आया, लेकिन पहले स्टॉप देखे, पहले क्या आया? यानी कि ये मूवी कौन देख रहा था? मैं देख रहा था। मैं देख रहा था, बंद किया। अब यहाँ पे मैं नहीं देख रहा था, यहाँ पे कौन देख रहा था? यह देख रहा था, और उसको इसको मैंने रोक दिया। मैं देख रहा था, मैं मूवी देखना रोक दिया, बंद कर दिया। और यहाँ पे मूवी ये देख रहा था, इसको मूवी देखने से रोक दिया। तो आई स्टॉप्ड हिम वॉचिंग मूवीज, यानी कि मैंने इसे रोक दिया मूवी देखने से, यानी कि मैंने इसे मूवी देखने से रोक दिया। आई स्टॉप्ड हिम वॉचिंग मूवीज। आई स्टॉप्ड हिम स्पीकिंग, आई स्टॉप्ड हिम मेकिंग अ नॉइज, मैंने उसे शोर करने से रोक दिया। आई स्टॉप्ड हिम टॉकिंग टू हिम, मैंने उसे आई स्टॉप्ड हिम टॉकिंग टू राजेश, मैंने उसे राजेश से बात करने से रोक दिया। देखिएगा, सुनिएगा, आई स्टॉप्ड वॉचिंग मूवीज, मैंने देखिए वॉचिंग मूवीज यहां भी है, वॉचिंग मूवी यहां भी है। अंतर क्या है? यहाँ पे मूवी कौन देख रहा है? मैं देखिएगा, यहाँ पे मूवी कौन देख रहा है? मैं मूवी देख रहा था और मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। यहाँ पे मूवी ये देख रहा था और इसको इन्होंने बंद कर दिया। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे मूवी मैं देख रहा था और मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। पहले से देख रहा था, बंद कर दिया। और कह रहा है कि ये पहले से मूवी देख रहा था, इसको मैंने मूवी देखने से रोक दिया। तो आई स्टॉप वॉचिंग मूवीज, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। और आई स्टॉप हिम वॉचिंग मूवीज, मैंने उसे मूवी देखने से रोक दिया। तो समझ में आया? आया समझ में? फिर से सुनिए, आई स्टॉप मैंने रोक दिया। स्टॉप मतलब रुकना, रोकना। कहीं रोकना भी होता है, कहीं रुकना भी होता है, बंद करना भी होता है। तो आई स्टॉप, मैंने क्या बंद किया? वॉचिंग मूवीज, मैंने क्या बंद किया? मूवी देखना बंद किया। यानी कि मूवी मैं देख रहा था, मूवी मैं पहले से देख रहा था और उसको मैंने बंद किया। आई स्टॉप वॉचिंग मूवीज, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। आई स्टॉप स्टडिंग, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। आई स्टॉप वर्किंग, मैंने काम करना बंद कर दिया, यानी काम कर रहा था, बंद कर दिया। आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करना बंद किया, यानी मैं उससे बात कर रहा था, बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मूवी देख रहा था, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया, यानी मूवी मैं भी देख रहा, मैं ही देख भी रहा था और मैं ही बंद भी किया। लेकिन मूवी यहाँ पे ये देख रहा था, इसको मैंने रोक दिया। समझ में आया? तो आई स्टॉप्ड वाचिंग मूवीज, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। और आई स्टॉप्ड हिम वाचिंग मूवीज, मैंने इसे मूवी देखने से रोक दिया। समझ में आया? और यहाँ पे क्या? सी कीप्स मी वेटिंग, वह मुझसे इंतजार कराती रहती है, यानी कि मैं इंतजार करता रहता हूं। और ये कौन फोर्स करता है? ये मैं यहाँ पे इंतजार करता रहा, कौन फोर्स किया मुझे? इसने। यानी कि सी केप्ट मी वेटिंग, वह मुझसे इंतजार कराती रही, वह मुझसे काम कराती रही। सी केप्ट मी वेटिंग, सी केप्ट मी वर्किंग, सी केप्ट मी रीडिंग, सी केप्ट मी राइटिंग। समझ में आया? अब इसको जरा देखते हैं। ही इमेजिन्ड मी पासिंग द एग्जाम, ही इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करना, इसने कल्पना किया था। ही इमेजिन, उसने कल्पना किया था क्या? मी, क्या? कि मी पासिंग द एग्जाम्स, उसने कल्पना किया था कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। ही केप्ट मी पासिंग द एग्जाम्स, ही इमेजिन्ड मी, ही इमेजिन्ड मी, उसने कल्पना किया था क्या? कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा। समझ में आ रहा है? उसने क्या कल्पना किया था? कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा। समझ में आ रहा है?
मैं वह कल्पना किया था या वो कल्पना किया था, यानी कि वो मान रहा था, कल्पना कर रहा था क्या, कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा। तो ही इमेजिन्ड मी, वह मेरे बारे में कल्पना किया था, मेरे बारे में कल्पना किया था क्या, कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा। ही इमेजिन्ड मी, आई ही इमेजिन्ड मी गेटिंग सक्सेस, उसने कल्पना किया था, इमेजिन्ड में, उसने कल्पना किया था मेरे बारे में। ही इमेजिन्ड मी मतलब उसने मेरे बारे में कल्पना किया था क्या, गेटिंग सक्सेस। वह कल्पना किया था मेरे बारे में क्या, कि मैं कि मैं सफलता हासिल कर लूंगा। समझ में आया? ही इमेजिन, इसका मतलब ही इमेजिन दैट आई शैल पास द एग्जाम, ही इमेजिन दैट आई शैल गेट सक्सेस। समझ में आ रहा है? उसने कल्पना किया था कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा, तो ही इमेजिन मी पासिंग द एग्जाम। ये समझ में आया? एक दो बार आप इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखिए। ही माइंड्स में, देखिए माइंड का मतलब होता है किसी चीज को, एक तो होता है गौर करना, देखिए यहाँ पे माइंड का मतलब किसी चीज का बुरा मानना। यहाँ पे माइंड का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान देना, मतलब कि किसी चीज को नेगेटिव वे में लेना, मतलब किसी चीज को अच्छा न मानना, यानी किसी चीज से असहमत होना। असहमत समझते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमने कहा कि चलिए आज हम मूवी देखेंगे, आपने कहा नहीं देखेंगे, तो आपकी क्या है, सहमति है कि असहमति है? असहमति है। मैंने कहा कि मूवी देखेंगे और आपने कहा कि नहीं देखेंगे, यानी कि आपने मेरे साथ क्या किया, असहमति की दिखाया। तो ये कह रहा है कि यही असहमति दिखाने से मतलब है, असहमति दिखाने। तो ही माइंड्स अस टॉकिंग टू हिम, ये बात कौन करता है, अस। हम बात करते हैं किससे, इससे, हम इससे बात करते हैं, यानी कि ही माइंड्स अस टॉकिंग टू हिम, तो वह इस बात से असहमति दिखाता है कि हम उससे बात कर रहे हैं, यानी कि हम इससे बात करते हैं, इस बात से यह असहमत है। ये चीज दिखा रहा है। ही माइंड्स अस टॉकिंग टू हिम, ही माइंड्स अस गोइंग टू मूवी, गोइंग गोइंग टू मूवी, he minds us going to movie, he minds us मीटिंग हिम, हम उससे मिलते हैं, इससे वो क्या करता है, असहमति दिखाता है, यानी कि उससे वो ऐतराज रखता है। ऐतराज रखना समझते हैं? अरे भाई, ऐतराज रखना मतलब कि उससे खुश ना होना। अगर मेरे फैसले से, मेरे किसी काम से आप खुश नहीं है, वही ऐतराज है। आपने कहा नहीं, मुझे आपके कार्य से संतुष्टि नहीं, ऐतराज रखना मतलब संतुष्ट न रहना। संतुष्ट न होना समझते हैं? खुश न होना, बुरा मानना, ऐतराज रखना, असहमत होना। अभी मैंने असहमति का को समझाया, तो कह रहा है कि ही माइंड्स अस टॉकिंग टू हिम, यानी कि हम इससे बात करते हैं। ये बात कौन करता है, हम। और किससे, इससे, तो इससे यह असहमत है। समझ में आ रहा है? तो ही माइंड्स अस वॉकिंग टू टॉकिंग टू हिम, ही माइंड्स अस गोइंग टू मूवी, ही माइंड्स अस गोइंग टू मूवी, ही माइंड्स मी गोइंग टू मूवी, ही माइंड्स मी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हें सहयोग करता हूं, इस बात से वो असहमत है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण दर्शाने के लिए हम इसका जरण का यूज करते हैं। ऊपर वाले को मिटा दे हम। देखिए, अगर कारण नजर आए, कारण, कारण, यहां एक शब्द आया क्या, के लिए, तो आप जानते हैं क्या यूज करिए। अभी आप इसको समझ जाएंगे। आप यूज करिए फॉर प्लस जरण, फॉर प्लस जरण। कैसे? अभी देखिए,
कुछ लोग यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज भी करेंगे। कारण कि देखिए उद्देश्य अगर बताए, देखिए उद्देश्य का मतलब मैं ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ता हूं। हम क्या हासिल करना चाहते हैं? उद्देश्य का मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल जाना हम क्यों जाते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? शिक्षा, यानी शिक्षा ग्रहण करना, ये हासिल करना चाहते हैं, शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। तो ये है उद्देश्य। एक होता है कारण, वो आप हासिल नहीं करना चाहते हैं, मनसा नहीं है, ऐसा हो जाता है। एक बात सुनिएगा, मैं शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता हूं। देखिए ये बात आपको इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ पे इन्फिनेटिव भी यूज होगा के लिए। देखिए मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता हूं। अभी देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करना भी एक क्रिया है, ग्रहण करना भी एक क्रिया है। इसको मैंने इन्फिनेटिव जब मैं पढ़ा रहा था तो भी मैं इसकी चर्चा किया था, और एक बार मैं यहाँ पे भी चर्चा कर रहा हूं। देखिए ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग यहाँ पे इन वाक्यों के लिए इन्फिनेटिव भी यूज करते हैं और इन वाक्यों के लिए जरन भी यूज करते हैं, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं मानते। कुछ लोग दोनों में अंतर नहीं मानते हैं, यहाँ पे जरन भी और इन्फिनेटिव भी यूज करते हैं। जहां तक मेरा जो नजरिया है, जहां तक मैंने भी कहीं से देखा है, पढ़ा है, तो मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर उद्देश्य है तो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करिए। स्ट्रक्चर यही होगा, क्रिया प्लस के लिए। मैं शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता हूं या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता हूं, के लिए छिपा हुआ है। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं या मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं। मैं सब्जियां खरीदने बाजार जाता हूं या सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाता हूं। आया समझ में? अब यहां पे कहा कि मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया। चुराने के लिए, यह भी तो क्रिया है, क्रिया के साथ के लिए। यह भी ग्रहण करना भी क्रिया है, इसके लिए आया के लिए। दोनों स्ट्रक्चर तो, हिंदी का स्ट्रक्चर तो सेम है। चुराने के लिए क्रिया प्लस के लिए, ग्रहण करने के लिए क्रिया प्लस के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अंतर नजर आता है। क्या नजर आता है? जरा देखिएगा, मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया। चुराने के लिए दंडित किया। यहां पे क्या है? मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता हूं। यहां देखिए, ग्रहण करना यानी कि शिक्षा हमारा एक तरीके से उद्देश्य है। हासिल करना क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब क्या? ये हम हासिल करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर हिंदी का दोनों सेम है। यहाँ पे शिक्षा हम हासिल करना चाहते हैं, एक ऐसा चीज जो हम चाहते हैं वो हासिल करना। एक वो चीज, कोई लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं तो वो है उद्देश्य। एक वो चीज है जो चाहे और अनचाहे रूप से हो जाता है, चाहे और अनचाहे रूप से हो जाता है। उसके लिए आप कहीं ना कहीं एक तरीके से बाध्यता होती है उसके पीछे। जरा देखिएगा, मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया। किसी को दंडित करना, क्या ये आपका लक्ष्य होता है? जानबूझ के तो नहीं करते हैं, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। ये कारण को दर्शाता है, ये कारण को दर्शाता है। तो कारण को दर्शा रहा है कैसे? जैसे कि अब देखिए, मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया। अच्छा एक चीज और है, आप यहाँ एक चीज और अनुभव करेंगे कि ये देखिए, शिक्षा ग्रहण करने वाली जो क्रिया है, ये क्रिया, ये मुख्य क्रिया पहले होगी, ये क्रिया बाद में होगी। स्कूल जाते हैं, पहले जाएंगे कि पहले ग्रहण करेंगे? पहले जाएंगे फिर ग्रहण करेंगे। ये क्रिया कब होगी? बाद में, उद्देश्य वाला। अब जरा यहां देखिएगा, मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया। पहले दंडित किया कि पहले वो चुराया? यानी कि ये काम कब हुआ? आप अक्सर देखेंगे कि कारण वाली जो क्रिया होगी पहले होगी और उद्देश्य वाली जो क्रिया होगी बाद में होगी। समझ में आया? और एक चीज मुझे ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उद्देश्य जो होता है ना, वो आपकी मनसा होती है,
उस चीज को हासिल करने की, ऐसा करने की आपकी मनसा होती है। और कारण का जहां तक सवाल है तो आपकी मनसा पहले कहीं ना कहीं होती नहीं है, कुछ अच्छे या फिर कोई सकारात्मक या नकारात्मक कारण से आप ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुछ अच्छे या खराब कारण से आप ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, आपकी मनसा होती नहीं। कारण में और उद्देश्य में मुझे ऐसा थोड़ा सा अंतर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि जब उद्देश्य की बात हो तो आप क्या लिखिए, इन्फिनेटिव। उद्देश्य के लिए क्या लिखिए, इन्फिनेटिव। यहाँ पे इन्फिनेटिव यानी कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अच्छा, किस लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो टू गेट, आप यहाँ पे ऑब्टेन भी लिख सकते हैं, टू गेट एजुकेशन, ठीक है ना। तो उद्देश्य वाली जो क्रिया होगी ना मुख्य क्रिया के बाद में होगी, कारण वाली जो क्रिया होगी मुख्य क्रिया के पहले होगी। इतना अंतर समझ में आया आपको? मुझे लगता है कि ये जो अंतर है ये आपको आसानी से समझ में आएगा। सुनिए, उद्देश्य और कारण का अंतर समझने के लिए आप जरूर समझ सकते हैं कि उद्देश्य वाली जो क्रिया होगी के लिए, क्रिया प्लस के लिए आएगा, ये कारण भी बता सकता है, उद्देश्य भी बता सकता है। तो अगर उद्देश्य बताएगा तो उद्देश्य क्रिया के बाद होगा, मुख्य क्रिया के बाद होगा, वो उद्देश्य होगा। और मुख्य क्रिया के जो पहले होगा वो कारण होगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने अब तक जो महसूस किया है, ये महसूस किया है कि उद्देश्य वाली जो क्रिया होगी मुख्य क्रिया के बाद होगी, कारण वाली जो क्रिया होगी मुख्य क्रिया के पहले होगी। समझ में आया? अब जरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जब यही स्ट्रक्चर उद्देश्य बता रहा था क्रिया प्लस के लिए, क्रिया प्लस के लिए, क्रिया प्लस के लिए, अब यही जब कारण बताए तो आप इसके लिए फॉर प्लस जेरंड का यूज करिए। अगर वो ये वाला स्ट्रक्चर कारण बताने वाला क्रिया, कारण बताने वाली क्रिया, अगर हाँ, कारण बताने वाली जो क्रिया होगी उसको आप जेरंड से बताइए, एक्सप्रेस करिए, व्यक्त करिए, और जो उद्देश्य बताने वाली जो क्रिया है उसके लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करिए। समझ में आया? अब जरा देखिएगा, मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया, ये मेरा उद्देश्य नहीं था, कहीं न कहीं उसने कलम चुराया और उसकी इस गतिविधि ने मुझे ऐसा करने के लिए क्या किया, बाध्य किया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा। मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया, कौन कौन दंडित किया, मैंने, आई, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म, तो आई पनिश्ड। अच्छा, किसको दंडित किया, किसको दंडित किया, मैंने उसे दंडित किया, आई पनिश्ड हिम। अब किस बात के लिए, मेरी कलम चुराने के लिए। आपको क्या लिखना है, फॉर प्लस जेरंड, फॉर प्लस जेरंड, क्रिया प्लस के लिए है और कारण बताता है तो आप लिखिए फॉर प्लस जेरंड। हमने यहां पे लिखा फॉर। अब एक बात बताइएगा, सुनिए, अगर अब आपको एक चीज यहां पे मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जेरंड की क्रिया अगर मुख्य क्रिया से पहले हुई है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जेरंड की क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हुई है, पहले हुई है, तो आप, अगर तुरंत पहले हुई है, तुरंत पहले, तो आप चाहे तो वहां सिंपल जेरंड का यूज करें, वो चलेगा। लेकिन अगर वो कुछ समय पहले हुई है, कुछ समय पहले, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करिए, वहां पे परफेक्ट जेरंड का यूज करिए। परफेक्ट जेरंड का मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई पनिश्ड हिम फॉर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्या चुराने के लिए, मेरी कलम, माय पेन। अब आपको बताते हैं, यहां पे कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग, मुझे लगता है कि 100 में 95 लोग ऐसे बनाएंगे, सिंपल जेरंड का यूज करेंगे। भाई देखिए, हमने ही चुराया है ना, नहीं, किसने चुराया, इसने चुराया था, इसको दंडित किया, इसी ने चुराया, तो इसी ने चुराया, यह सब्जेक्ट है इसका, इसलिए
उसमें बनाएंगे, किसमें? एक्टिव वॉइस में। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट होता तो हैविंग बीन स्टोलन तब लिखना पड़ता। तो खैर देखिएगा, कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाएंगे, फॉर स्टीलिंग माय पेन। सिंपल जरन का भी यूज कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं, 100 से में से 95 लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, अभी हमारे जितने भी क्लास हैं, जरन में जितना भी मैंने पढ़ाया है, उसको पढ़ने से आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने भी कई जगह ऐसा किया है जहां पे हम हैविंग यानी कि परफेक्ट जरन की बात कर रहे हैं, और वहां पे मैंने सिंपल जरन का यूज किया है, हमने भी किया है। देखिए, ज्यादातर पे परफेक्ट जरन का यूज लोग करते नहीं, अधिकांश लोग उसका प्रयोग नहीं करते। मैं भी जनरली सिंपल जरन का ही यूज करता हूं, परफेक्ट जरन का यूज बहुत मैं कम करता हूं। ठीक है, तो एक इसका यूज बहुत कम किया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी बनाएंगे, लेकिन करेक्ट यही है, और कुछ लोग ऐसे भी बनाएंगे। तो आप देखिए, अगर ये बना रहे हैं, सही तो यही है, लेकिन ज्यादातर पे प्रयोग यही होता है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं फिर से, कि आपके मन में क्लास अटेंड करने के बाद जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन न रहे। ये दोनों मैंने चर्चा इसलिए किया कि इसका ही प्रयोग ज्यादातर पे किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सही यही है। बात समझ में आ रही है? तो आपका काम इससे चल सकता है, और काम इससे चल जाता है। मैं भी इससे काम चला लेता हूं, आप भी इससे काम चला सकते हैं, लेकिन सही अगर देखा जाए तो ये है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में चूंकि हमको अपनी बात किसी तरह से रखनी है, तो वहां पे काम हमारा चल सकता है। लेकिन अगर वास्तव में अगर करेक्ट ग्रामेटिकली अगर करेक्ट लिखने की बात हो तो ये सही। तो अगर मुख्य क्रिया से पहले जेरंड की क्रिया हो चुकी है, मुख्य क्रिया से पहले इन्फिनेटिव की क्रिया हो चुकी है, तो वहां पे परफेक्ट इन्फिनेटिव या परफेक्ट जेरंड का यूज करना चाहिए। यानी कि सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल जेरंड का प्रयोग कब करेंगे? अगर मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया अगर उससे पहले हो गई है। सुनिएगा, अगर इन्फिनेटिव की क्रिया या जेरंड की क्रिया, हम यहां पे जेरंड की बात कर रहे हैं, जेरंड की क्रिया मुख्य क्रिया से अगर पहले हो चुकी है, तो आपको परफेक्ट जेरंड ही यूज करना चाहिए। नियम तो यही है, लेकिन आपका काम इससे भी चल जाता है, चलता है। बात समझ में आ गई? क्लास को अब इसके पहले जो 2-3 क्लास मेरा है उसको पढ़ने से या किसी और के क्लास को अटेंड करने से अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। वही कंफ्यूजन मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। आप और भी लोगों की क्लास पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहां पे ऐसे जगहों पे वो ऐसे यूज करेंगे। बहुत, हमने कहा कि 100 में अगर 100 लोगों को पढ़ेंगे तो उसमें से 5 ही लोग होंगे जो इसका यूज करेंगे, बाकी 95 लोग इसी का यूज करेंगे। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपका काम इससे चल जाएगा। लेकिन सही यही है। आगे बढ़ जाए, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि वह उन्हें स्टोर करने के लिए डाटा। कौन डाटा? अच्छा एक बात बताइए, डांटना क्या इसका उद्देश्य था? डांटना उद्देश्य नहीं था, वे शोर किए और ये डांटने के लिए मजबूर हो गया। देखिए, कारण में होता यही है कि कोई क्रिया ऐसी होती है जो आपको मजबूर कर देती है ऐसा करने के लिए, आप चाहते नहीं है। ठीक है, वैसा पहले से आपका लक्ष्य होता नहीं है, आपको वह क्रिया मजबूर कर देती है ऐसा करने के लिए। देखिए, तो वह उन्हें शोर करने के लिए डांटा। तो अब यहां पे लिखें, डांटा कौन? वह। डांटा पास्ट डेफिनेट स्कोल्डेड। किसको डांटा? उन्हें, देम। क्या करने के लिए? शोर, शोर करने के लिए। अब यहां पे फिर वही कारण है, क्योंकि शोर करने वाली क्रिया पहले हो गई थी, डांटने वाला काम बाद में। हमने कहा ना कि उद्देश्य को, कारण को पहचाने कैसे? तो उद्देश्य की क्रिया मुख्य क्रिया के बाद होगी और कारण वाली क्रिया मुख्य क्रिया के पहले हो जाएगी। ये साधारण सा अंतर है जो आपको, मतलब जो आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए देखिएगा,
तो पहले इन लोगों ने शोर किया, फिर इसने डांटा। तो देखिएगा वह उन्हें शोर करने के लिए डांटा, मतलब ये शोर कर रहे थे, ये शोर कर रहे थे, समझ में आया? ये शोर कर रहे थे, इसी पर इन लोगों ने डांटा। भाई हम पढ़ा रहे हैं और आप शोर कर रहे हैं, तो टीचर की क्लास में अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या करता है, बीच में उनको डांट देता है। ऐसा होता है, वही काम यहाँ भी हुआ, यानी कि ये शोर कर रहे थे और इन्होंने क्या कर दिया, डांटा। ऐसा नहीं था कि शोर करने वाली क्रिया पहले हो गई, नहीं, ये शोर कर रहे थे, उसी में डांटा। ठीक है, तो कह रहा है कि वह उन्हें शोर करने के लिए डांटा। तो मना यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि शोर करने की क्रिया चली है, उसी बीच में किसी ने किसी को डांटा। तो देखिए, तो ही स्कोल्डेड देम, किस लिए, फॉर, और फिर यहां बता रहे हैं किस लिए, शोर करने के लिए। तो करने क्या, देखिए शोर करने में करने की अंग्रेजी मेक लिखते हैं, मेक अ नॉइस, तो यहाँ पे मेक माने करना, तो हो जाएगा मेकिंग अ नॉइस। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, आप इसको समझिए, आपको यहाँ फिर कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे मैंने कहा कि ये भी ऐसे भी काम चलता है, ऐसे भी चलता है, ये तो समझ में आया आप लोग, ये तो आप मान, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे यही करेक्ट है, लेकिन ऐसे ही काम चलता है, ज्यादातर पे लोग इसी का यूज करते हैं। अगर आप 100 लोगों को पढ़िएगा तो 100 लोग आपको, 100 में से 95 लोग आपको यहाँ पे ऐसे ही बनाते हुए नजर आएंगे। मामूल बहुत कम लोग, 2-4 लोग आपको ऐसे बनाते हुए नजर आएंगे, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, आपने कहा कि यहाँ पे हैविंग प्लस ये कहाँ गया, ये परफेक्ट जेरंड, ये सिंपल जेरंड। अब देखिए मैंने आप जरा सोचिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि शोर करने की क्रिया चल रही थी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि शोर करने की क्रिया चल रही थी, उसी के दौरान उसने इन्हें डांटा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस कार्य के दौरान ही इसने डांटा। आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या लग रहा है, शोर किया बहुत पहले, या पहले शोर किया बाद में इसने डांटा, ऐसा लग रहा है, या शोर करने की क्रिया चल रही है, उसी में किसी ने किसी को डांटा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शोर करने की क्रिया चल रही थी, उसी दौरान किसी ने किसी को डांटा। आपको भी लग रहा है ना? तो जब ये क्रिया चल रही है, कारण बताने वाली क्रिया चल रही है, इसी के द्वारा इसने डांटा, इसीलिए मैंने इसको परफेक्ट जेरंड में, या फिर बहुत जल्द ही, या तो फिर अगर ये क्रिया अगर खत्म हो गई है तो बहुत जल्द ही खत्म हुई है, बहुत पहले नहीं, बहुत जल्द ही खत्म हुई। मेरी बात समझिए, अब सुनिएगा, जैसे शोर चल रहा है, शोर हो रहा है, दो बातें हैं, एक तो शोर हो रहा है, उसी के दौरान कोई आया, मान लीजिए पढ़ाते, मान लीजिए आप मेरे पढ़ाते समय आप शोर कर रहे हैं, मैंने आपको डांट दिया, तो शोर तो आप कर ही रहे हैं ना, और उसी दौरान मैंने आपको डांट दिया, तो क्रिया तो चल रही है, और उसी दौरान मैंने डांटा। तो इसमें इसमें अंतर क्या है, चुराने की क्रिया पहले हो चुकी थी। समझ में आ रहा है? क्रिया यहाँ पे हम यह मान के चल रहे हैं कि चुराने की क्रिया पहले हो चुकी है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है क्या है, पहले जरा इंग्लिश में समझिए इसको। मैंने उसे मेरी कलम चुराने के लिए दंडित किया, इसका मतलब यह है कि उसने मेरी कलम चुराया था, इसलिए मैंने उसे डांटा। इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, इसका मतलब यही है कि उसने मेरी कलम चुराया था, यानी चुरा लिया था, उसने मेरी कलम चुरा लिया था, अब मैंने बाद में उसे डांटा, या इसलिए मैंने उसे डांटा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका मतलब ये देखा है तो ये है कि वह मेरी कलम चुरा रहा था और उसी के दौरान मैंने उसे डांटा। अंतर समझ में आ रहा है? लेकिन ये मैंने कहा ना कि ऐसे जगहों पे जो काम पहले हो चुका है, वहां भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका यूज तो बहुत कम ही लोग करते हैं। हमने कहा ना कि 100 में 100 अगर लोग अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 5 ही लोग, जेरंड का प्रयोग 100 लोग कर रहे हैं तो 5 ही लोग इसका प्रयोग करते हैं, 195 लोग केवल इसी का प्रयोग करते हैं हर कंडीशन में। बात हमारी समझ में आई है? हर कंडीशन में 95 लोग, 100 में से 95 लोग हर कंडीशन में इसी का प्रयोग करते हैं, 5 ही लोग जो है इसका भी प्रयोग कहीं कहीं करते हैं।
समझ में आई बात? तो कहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि चुराने की क्रिया चल रही है, उसी के दौरान किसी ने उसको दंडित कर दिया। आइए, इसका मतलब यह कि चुराने का काम पहले हो चुका है, बाद में किसी ने उसको दंडित किया। तो ये परफेक्ट जेरेंट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब पैसिव वॉइस में बनाना हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव का यूज कब होता है? अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो तो, लेकिन ये सब्जेक्ट है, चुराने की क्रिया इसी ने किया है। यहां भी देखिएगा, शोर इन्होंने किया है, इसी के लिए इनको दंडित किया गया। समझ में आया मेरी बात? अभी कंफ्यूजन है? बोलिए, क्या कंफ्यूजन? आपने सवाल किया कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कहां गया, तो ये वाली कंफ्यूजन आपकी दूर हुई। मैं ये कह रहा हूं, सुनिएगा, हैविंग प्लस स्टोलन माई पेन, इसका मतलब यह है कि इसने मेरी कलम चुरा लिया था, पहले चुराया था, अब बाद में चुराने के वजह से मैंने उसे दंडित किया। समझ में आया? पहले ये चुरा चुका था, बाद में मैंने उसे चुराने के लिए दंडित किया। तो यहां पे अगर जिरंड की क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी है तो किसमें होगा? परफेक्ट जिरंड का यूज करेंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। समझ में आया? और अगर देखिएगा, ये कौन सा सेंस देता है? अगर वास्तव में इसका सही सेंस निकालें तो ये कह रहा है कि कलम ये चुरा रहा था, चुराया अभी नहीं था, चुराने की क्रिया अभी चली रही थी। मतलब मेरे बैग से कलम निकाल रहा था, उसी समय मैंने उसे देखा और दंडित कर दिया। क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई थी? चल रही थी ना। और क्रिया चल रही थी, उसी समय मैंने देखा और तुरंत उसको मैंने क्या कर दिया? पनिश कर दिया। इसमें आपको अंतर समझ में आया? अभी और कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, यहाँ हुआ उन्हें शोर करने के लिए डांटा। मैं यह मान के चल रहा हूं कि ये लोग शोर कर रहे थे और उसी के दौरान किसी ने उन्हें डांट दिया। समझ में आया? यानी कि जब डांटा उस समय क्रिया चल रही। क्लियर? तो प्रेजेंट यानी कि वह सिंपल जेरंड का यूज मैंने किया, फॉर मेकिंग अ नॉइज। कुछ और कहना है? चलिए यहां पे देखिए, हम कक्षा में प्रथम आने के लिए हम उसे कक्षा में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत किए। सुनिएगा, हम उसे कक्षा में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत किए। चलिए, हम उसे कक्षा में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत किए। कौन कौन पुरस्कृत किया? हम, यानी कि मैं, नीचे वाला कवर कर लेगा, लिखेंगे हम, वे पुरस्कृत किए। मुख्य क्रिया तो यही है, मानते हैं ना? हिंदी वाले वाक्य में मुख्य क्रिया अंत में ही आती है। तो पुरस्कृत किया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। अच्छा, पुरस्कृत हमने किया तो लिखेंगे आई रिवार्डेड, सेकंड फॉर्म। अच्छा, किसको दंडित किया? हाँ, किसको पुरस्कृत किया? उसे ना, आई रिवार्डेड हिम। अच्छा, किस लिए? कक्षा में प्रथम आने के लिए, आने के लिए। अच्छा जी, कक्षा में प्रथम आना, कहीं कहीं कम भी लिखते हैं, कम भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर पे यहाँ पे आने की अंग्रेजी स्टैंड लिखते हैं। यहाँ पे आप कम भी लिख सकते हैं आने की अंग्रेजी, आने की अंग्रेजी तो कम होती है ना, तो कम लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर ज्यादातर पे इसके लिए कक्षा में प्रथम आने वाली बात हो, सेकंड आने वाली बात हो, तो आने के लिए स्टैंड का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो आप भी यहाँ पे स्टैंड का प्रयोग करें तो ज्यादा ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात बताते हैं, इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में केवल नियम पढ़ लेने से सब कुछ नहीं आएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपका वो ग्रामर हो चाहे वर्ड पावर हो, ये इंप्रूव होगा। ठीक है ना? तो देखिए, आने की अंग्रेजी कम, आप यहाँ कम भी लिख सकते हैं आने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ स्टैंड लिखें ज्यादा बेहतर होगा।
इसमें कुछ खाना है, चलिए शुरू बनाते हैं इसको। तो आई रिवार्डेड हिम। अब एक बात बताइएगा, मैंने इसे दंडित किया है, इसको पुरस्कृत किया, तो ये आया, आया कौन? यही आया, यही आया ना, तो मैंने इसको दंडित किया, यही आया। तो अब आप बताइए, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? हमारा जो जेरंड होगा एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? नहीं, एक्टिव वॉइस में। भाई इसको दंडित किया, यही आया ना, आया ये। तो यहां पे लिखेंगे फॉर, जेरंड के लिए क्या लिखते हैं? फॉर, फॉर प्लस जेरंड। कारण बता रहा है भाई, अगर ये प्रथम आना, इसका प्रथम आना ही जो है इसको क्या किया, बाध्य किया पुरस्कृत करने के लिए। अब देखिएगा फॉर, अब यहां पे जेरंड का यूज करेंगे। अब सुनिएगा एक बात, प्रथम आने की क्रिया चल रही थी कि हो गई थी, उसके बाद पुरस्कृत किया? हो गई थी, हो गई थी। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि यहां हम सिंपल जेरंड का यूज करें कि परफेक्ट जेरंड का यूज करें, आप क्या बोलेंगे? परफेक्ट। आप मानते हैं कि यहां परफेक्ट जेरंड का यूज होना चाहिए? क्यों जी? आप मानते हैं कि यहां परफेक्ट जेरंड का यूज होना चाहिए क्योंकि प्रथम आया और उसके कुछ समय बाद क्या किया गया होगा? पुरस्कृत किया होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि तुरंत हो जाता है या उसके दौरान हो जाता है? दौरान तो नहीं होगा। हाँ, पहले ये पुरस्कृत आया है, प्रथम आया था, प्रथम आ चुका था, बाद में उसको पुरस्कृत किया गया। यानी कि मुख्य क्रिया से ये क्रिया पहले हो चुकी थी और कुछ समय पहले नहीं, मना लग तो रहा है कि कुछ समय पहले हो चुकी थी, ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा है। देखिए, इतना ज्यादा समझाने का उद्देश्य क्या है? ये सब चीजें क्या है कि केवल हम बताते जाए, आप रटते जाए, ऐसा नहीं है। आप समझेंगे नहीं तो केवल रट लेने से कोई फायदा नहीं है, केवल नोट कर लेने से, रटने से कोई फायदा नहीं, आप उसको समझिए। चलिए, तो कह रहा है कि मैंने उसे कक्षा में प्रथम आने के लिए, हमने उसे कक्षा में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत किया। तो हमने उसे पुरस्कृत किया, तो वह, ये इसका सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको एक्टिव जेरंड यूज करेंगे यहां पे। लेकिन और फिर मैंने पूछा आपसे कि आप सिंपल यूज करेंगे कि परफेक्ट, तो आपने माना कि पुरस्कृत होने से पहले वो प्रथम आ चुका था, ऐसा मानते हैं? पुरस्कृत होने से पहले वो प्रथम आ चुका था ना, तो इससे पहले ये क्रिया हो चुकी थी। तो अगर जेरंड की क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हुई है तो हम परफेक्ट जेरंड का यूज करें, ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे फॉर। अब परफेक्ट जेरंड कैसे होगा? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हैविंग, और स्टैंड को अगर हम लिख रहे हैं आने के लिए, हाँ नहीं, हैव नहीं, हैविंग, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब तो क्लियर ना? अब देखिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो स्टैंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टूड। स्टूड क्या आया? फर्स्ट आया ना, स्टूड फर्स्ट। कहा? क्लास में, इन द क्लास, इन द क्लास। और इसी पर आधारित एक सेंटेंस और बता देते हैं और उसी के बाद से इस सेंटेंस को खत्म करते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। ये क्या कह रहा है? मैंने उसे पुरस्कृत होने के लिए बधाई दिया। कौन बधाई दिया? मैंने, आई। कौन सा टेंस बधाई दिया? पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, कॉन्ग्रेचुलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब बधाई देना, डी जोड़ेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म। अच्छा, किसको बधाई दिया? उसे, हिम। किस बात के लिए? पुरस्कृत होने के लिए आया ना। अच्छा, पुरस्कृत ना होता तो बधाई ना देता, लिखेंगे फॉर। अब एक बात आप बताइए,
कि बधाई जब दिया उस समय पुरस्कृत होने की क्रिया हो चुकी थी कि हो रही थी कि होने वाली थी? जब बधाई दिया इसने तो पुरस्कृत होने वाली क्रिया हो चुकी थी कि होने वाली थी? अरे भाई, पहले पुरस्कृत हुआ, चाहे हुई, उसके बाद में इसको बधाई दिया गया। इनाम मिलने के, पुरस्कार मिलने के पहले आपको बधाई दिया जाएगा कि उसके बाद? उसके बाद ना। ये कह रहा है कि मैंने उसे पुरस्कृत होने के लिए, यानी कि पुरस्कृत हो गया था, ठीक है, वह पुरस्कृत हो चुका था, बाद में इसने बधाई दिया, इतना तो आप मानते हैं? यानी कि इस बधाई देने से पहले वो पुरस्कृत हो चुका था, आप ये मानते हैं? मानते हैं? तो अब आप बताइए, या हम सिंपल जरंड का यूज करें कि परफेक्ट का? आप मानते हैं कि परफेक्ट का यूज होना चाहिए? हाँ, मैं भी मानता हूं कि यहाँ पे परफेक्ट जरंड का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट जरंड का यूज करें। चलिए, लेकिन एक बात बताइए, ये पुरस्कृत किया कि इसको पुरस्कृत किया गया? ये पुरस्कृत किया कि इसको पुरस्कृत किया गया? सुनिए, मैंने उसे पुरस्कृत होने के लिए दंडित किया, तो ये पुरस्कृत ये किया कि इसको किया गया? ये किया, ये पुरस्कृत किया कि इसको पुरस्कृत किया गया? किया गया। ये पुरस्कृत किया कि इसको पुरस्कृत किया गया? उसे पुरस्कृत होने के लिए। ये पुरस्कृत हुआ कि ये पुरस्कृत किया? हुआ, यानी कि इसको पुरस्कृत किया गया। तो ये क्रिया, इस क्रिया का ये सब्जेक्ट नहीं है, इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है। इस क्रिया का ये सब्जेक्ट नहीं है, इस क्रिया का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको भी लग रहा है ऐसा? तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म होना चाहिए कि पैसिव फॉर्म? नहीं, पैसिव फॉर्म। अगर जिरंड की क्रिया का अगर वो ऑब्जेक्ट है, अगर जिरंड की क्रिया का वो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव फॉर्म यूज होगा, पैसिव फॉर्म यूज होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। परफेक्ट का पैसिव, पहले तो परफेक्ट और उसके बाद से उसका पैसिव। तो परफेक्ट का एक्टिव क्या होता है? सुनिएगा, एक्टिव होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव, एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? हैविंग बीन। अभी देखिए, यही सारी चीजें पार्टिसिपल में आने वाली है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव के लिए है। समझ में आ रहा है? तो वो इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर हैविंग बिन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रिवार्डेड। अब एक चीज आपको और बताएं, अगर ये क्रिया इसके पहले हुई नहीं होती या चल रही होती, अगर मान लीजिए इसी के दौरान ये चल रही होती या हुई नहीं होती, तो सिंपल जरंड का यूज करते, तब यहाँ पे क्या होता? बिंग प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या होता? ये यहाँ पे क्या होता? हैविंग तब ना होता, तब यहाँ पे होता स्टैंडिंग, फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट। अगर ये क्रिया समाप्त ना हो चुकी होती तो यहाँ पे सिंपल जरंड का यूज होता, तब यहाँ पे क्या लिखते कि फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट। ये चीज समझ में आई है? तो अब तक जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया क्लास में, क्या ये चीजें आपको समझ में आई? तो देखिए, जरंड में जहां तक मुझे लगा कि ये चीज मुझे पढ़ाना चाहिए, जो जो चीजें मुझे लगा कि ये पढ़ाने की जरूरत है, वो मैंने जरंड में पढ़ाया, और मेरे समझ से मैंने इसमें लगभग सारी चीजों को, अधिकांश चीजों को कवर किया है। और इसलिए आज जो है इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।